के बच्चे आउट ऑफ स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल लेवल के, उन जो हैं वो ऑफर करता है और उनके मूक्स बनाता है। अगर आईआईएम की मैं बेंगलोर की बात करूं तो मैनेजमेंट स्टडीज के जो मूक्स हैं उसको देखते हैं। नेटर चेन्नई की बात करूं तो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं उसको देखता है। मैं एक बार मूक्स की स्पेलिंग मुझसे ऊपर गलत हो गई है तो आप थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज करें क्योंकि टाइपिंग का एरर है। अब इसी कड़ी में लगभग 28-29 दिन पहले एक नया एडिशन हुआ है जो एक नया नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे पहले 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे, एक 10th नेशनल कोऑर्डिनेटर ऐड हुआ है लगभग 28-29 दिन पहले, थैंक्स टू मिस्टर यश, उन्होंने मुझे अपडेट किया इस मामले में। तो 13 मई को एनआईटी ट्रिची जो है वो नेशनल मूव कोऑर्डिनेटर जो है एमएचआरडी ने उसको इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए, यूजी और पीजी लेवल के कोर्सेज के लिए नॉमिनेट किया है। सी व्हाट इज मूव? This is a sort of course where you can involve mass, you can involve masses. Like normal classroom में अगर मैं बात करूं तो हमारे intake एक normal classroom में, I am in teacher training issue, there is an intake of 50 और master classes intake of 30. But as far as MOOCs are concerned, you can involve masses. It is an open course and it is offered through online. And this is a course where if you have a internet connectivity, अगर आप लद्दाख के किसी रिमोट एरिया में, अभी इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो इवन अगर फौजी भाई मेरा वहां कोई पहरा दे रहा है, अगर वो भी कोई चीज करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो ही हैज अपॉर्चुनिटी टू लर्न थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और ये 4 क्वाड्रेंट पे मूव काम करते हैं। अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूं, क्वाड्रेंट्स आप इसके 4 पार्ट बना दो। दिस इज बेसिकली ए सिमुलेशन, लाइक एक नॉर्मल क्लासरूम की में जो एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को अलग अलग 4 क्वाड्रेंट में मूव में बांटा। जैसे पहला क्वाड्रेंट अगर आप देखें तो इट इज ऑल अबाउट ई ट्यूटोरियल। इट इंक्लूड वीडियो मॉड्यूल, वीडियो ऑडियो कंटेंट, एनिमेशन, सिमुलेशन, डेमोस्ट्रेशन ऑन वीडियोस, इवन वर्चुअल लैब अगर मैं प्रैक्टिकल साइंसेस के सब्जेक्ट की बात करूं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन है वीडियोस की। तो पहला जो मॉड्यूल है दैट इज रिलेटेड विद द वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट। सेकंड जो पार्ट है मूक का दैट इज रिलेटेड विद क्वाड्रेंट है, दैट इज रिलेटेड विद द ई कंटेंट। आपको एक एक्सपर्ट जो है 3000 वर्ड में एक ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उस ई कंटेंट का उस पर्टिकुलर एरिया में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, वैलिडेशन होता है, उसका एक प्रोसेस है। लाइक जब आपका एक मूक का कोर्स अप्रूव होता है, उसको एक बोर्ड अप्रूव करता है और उस बोर्ड के बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैटर के बाद भी पर्टिकुलर कंटेंट के लिए जो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है, दे हैव सब्जेक्ट एक्सपर्ट, दोज हु हेल्प इन लर्निंग, दोज हु हेल्प इन वेटिंग ऑफ कंटेंट। तो इसके जो हिस्से होते हैं, ई बुक्स होती हैं, केस स्टडीज होती हैं, प्रेजेंटेशन, वेब रिसोर्सेज, रिलेटेड लिंक्स हो सकते हैं, ओपन कंटेंट हो सकते हैं जिनको आप OER कहते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, रिसर्च पेपर और जर्नल्स हो सकते हैं। स्पेशली ई कंटेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा एक जो डेवलपर है, जो आदमी उस कंटेंट डेवलप कर रहा है उस पर्टिकुलर मूव के लिए, वो 3000 वर्ड में अपना एक राइटर देता है और वी कॉल इट ई कंटेंट। Apart from all these links, another quadrant of MOOC is discussion forum. See, if you have doubts, you can discuss with the coordinator and the peer group. There is a possibility of answering at a time. Suppose मैं अगर किसी कंटेंट का डेवलपर हूँ और मैं रिप्लाई करते मान लो मैं चेक नहीं कर पाता, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि दूसरा जो उसी अगर किसी और को आंसर पता है तो उस प्लेटफॉर्म पे वो आंसर कर सकता है। असेसमेंट की बात करूं तो इसमें फॉर्मेटिव और सममेटिव दोनों तरह का असेसमेंट है। एवरी मॉड्यूल इज फॉलोड बाय सम एक्टिविटीज, एवरी मॉड्यूल इज फॉलोड बाय सम एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट्स, और एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड ऑफ द कोर्स
यू विल हैव लाइक इन केस ऑफ अर्पित, अगर आप लोग हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, और तो उनके लिए ये सारा प्रोसेस असेसमेंट के होने के बाद देयर इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो टेस्ट लेती है। दोज हु आर इन गवर्नमेंट सेक्टर उनके लिए फीस नहीं है, जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 1000 रुपीज शायद उसके चार्ज होते हैं, आई सपोज इट इज 1000 रुपीज। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन मूक्स। नाउ क्वेश्चन कम्स, हमें क्या जरूरत पड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे? मैं कई बार अपने दोस्तों से, स्पेशली कुछ मेरे लिटरेचर के भी दोस्त हैं, उनसे पूछता हूँ कि व्हाई डोंट यू ऑप्ट फॉर मूक? तो अलग अलग लोगों के रहता है कि नहीं, हमें लिटरेचर किस तरह से पढ़ाएंगे। आज मैं सुबह प्रोफेसर शर्मा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस में काम करते हैं, उनका लेक्चर सुन रहा। तो इवन लिटरेचर तक के जो एसेज हैं, इस तरह का उन्होंने सिस्टम सेटअप डेवलप किया है कि ग्रेडिंग जो है, अगर आपको एसे की करनी है तो देयर इज ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग दैट एसे, although not intervention, but you can have such kind of progress through MOOCs. सेल्फ पेसिंग देता है MOOC आपको। सपोज आज आप कोई एक कंटेंट डेवलप, आप एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं क्लास में, नॉर्मली क्या होता है, वो अगर 15 मिनट अगर स्टूडेंट का ध्यान ठीक से नहीं रहा तो आगे के 45 मिनट वो फोकस नहीं कर पाएगा। बट इन केस ऑफ MOOC यू हैव अ प्रिविलेज, आप प्रोफेसर को स्टॉप कर सकते हो, इवन समझ नहीं आए तो प्रोफेसर को रिमाइंड कर सकते हो, और इट इज एनी टाइम एनीवेयर यूज। आप प्रोफेसर को अपने हिसाब से सुन सकते हो कि आपका मन है शाम को लेक्चर सुनने का, शाम को सुन, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं। देयर इज नो कंपल्शन ऑफ टाइम। फ्री कोर्सेज है, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग फॉर दिस। बेस्ट एक्सेस है रिमोट एरियाज, मैंने आपको बताया लद्दाख में है या कन्याकुमारी है, इवन रूरल एरिया, अगर हरियाणा की बात करूं तो जहां रिमोट एरियाज में आपके क्वालिटी टीचर या आईआईटी या आईआईएम जैसे, या और हमारी जो यूनिवर्सिटीज बेस्ट ग्रेडेड है, उनके जो कोर्सेज हैं उसका एक्सेस नहीं हो सकता, पर MOOC इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन हैव दिस क्वालिटी कंटेंट। Next we have this is a easy assessment system. For example, अगर मैं थोड़ा असेसमेंट में ढीला हूँ, लाइक मेरे को अगर इवेलुएट करने के लिए दिया जाए तो 20 क्लास टेस्ट में हो सकता है सारे दिन में टेस्ट कर पाऊँ। बट अगर मल्टीपल चॉइस की बात करूँ, मैं MCQs की बात करूँ, एंड इफ आई एम यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई मे हैव अ इंस्टेंट फीडबैक ऑफ माय पर्टिकुलर असाइनमेंट। एक्सपोजर जो है टीचर का बहुत वाइड है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं साल में मेरे 50 बच्चे भी इस यूनिवर्सिटी से एक पास आउट होते हैं या 100 बच्चे भी पास आउट होते हैं, तो लगभग अगर मैं 20 साल की बात करूं तो 2000 बच्चे मेरे पास आउट होंगे। लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूं कि फिलॉसफी का जो मैंने एक मॉड्यूल डेवलप किया था, आई हैव अराउंड 1500 इन टोटल। सी हाउ कितने फास्ट पेस पे मेरा एक्सेस बढ़ गया लोगों तक। तो टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा एक्सपोजर है। वी कैन फ्लिप द क्लासरूम, वी कैन ब्लेंड द क्लासरूम। चीज़ों को आप एडवांस में, जो मुझे सपोज एक क्लासरूम थ्योरी में जाना है, तो मैं एक थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करता, थ्योरी को डिलीवर करता हूँ और उसके बाद उसको एक्टिविटी देता हूँ। तो एक लाइक 45 मिनट या जो गवर्नमेंट कॉलेज में है, या 1 आवर का लेक्चर यूजुअली यूनिवर्सिटीज में है, तो मैंने लाइक 45 मिनट जो है लेक्चर डिलीवरी में चले गए और 15 मिनट की एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर दी क्लास। लेकिन अगर आप ब्लेंडेड मॉडल यूज करते हो तो यू कैन गिव दैट एक्सेस ऑफ दैट वीडियो मॉड्यूल थ्रू MOOCs एंड स्टूडेंट में डिस्कस इन द क्लासरूम, और मेरा जो काम है वो एक्टिविटी के माध्यम से, जिसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं, ज्यादा एफिशिएंटली चल सकता है। मैं गेमिफिकेशन कर सकता हूँ एक्टिविटीज की। मैंने पहले भी कहा कि डिस्कशन फोरम है जो है वो वहाँ अवेलेबल है। और जब मैं फ्लिप क्लासरूम की बात करता हूँ तो एक आई वुड लाइक टू कोट, मेरे लेफ्ट में अगर आप देख रहे हैं क्रेग और लॉकहार्ट, हालांकि 1972 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। दे सेड दैट लर्निंग एट
retention is related to depth of mental processing. More and more students are involved into active learning, more and more students are involved into the activities, their retention is prolonged. There are also challenges with MOOCs, like डिजिटल लिटरेसी हमारे देश में इतनी नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी शुरू में दिक्कतें आई, रियल टाइम आंसरिंग लेक्चर में नहीं हो सकती क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार अगर बैंडविड्थ अच्छी नहीं है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। मल्टीमीडिया के कंटेंट पे ही रिलाई करती हैं ये चीज़ें, लिमिटेड पैकेजेस देती हैं जो हमारी मोबाइल कंपनीज है, लाइक 2 GB का डेटा, 3 GB का डेटा। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए 2018 में नेशनल डिजिटल पॉलिसी 2018 अगर आप देखेंगे तो दे हैव अ प्लान टू इन्वेस्ट 5 ट्रिलियन अप टू ईयर 2024। उसके लिए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन राइट नाउ वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर रूरल एरिया, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो बच्चों को कई बार डिस्टर्बेंस आती है। और अगर आप मैंडेट देखेंगे 2016 का क्रेडिट ट्रांसफर का जो यूजीसी का है, 20% ही क्रेडिट जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। स्वयं का जो प्लेटफॉर्म है उसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, दिस इज अ लिस्ट, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और मैं रिकमेंड करूंगा आप उसे पढ़ें बीइंग टीचर, वो यूजीसी का क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज जो है 2016 के रेगुलेशन है। गाइडलाइंस हैं स्वयं की 1 जून 2017 में आई है कि मूक्स के कंटेंट को किस तरह से हमें डेवलप करना है, किस तरह से हमें इंट्रोड्यूस करना है। गाइडलाइंस है 2016 की, उसके बाद 2017 में दोबारा अमेंड हुई थी, जो सबसे पहले 2017 में गाइडलाइंस आई। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, मुझे एमएचआरडी की वेबसाइट से ये स्टैटिस्टिक्स मिला, एंड इन दिस स्टैटिस्टिक्स यू विल सी देयर आर कोर्सेज that will be offered in July 2020। तो जो यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं, और ये एमएचआरडी की वेबसाइट पे ही एक्सेल की शीट पे रिफ्लेक्ट होती हैं ये सारी चीज़ें। हालांकि एआईसीटी इस बार जो है जुलाई 2020 में कोर्सेज ऑफर नहीं कर रही है, पर अराउंड टोटल जो हमारे कोर्सेज है 614 कोर्सेज इन टोटल हमारे हैं। न्यू कोर्सेज 164 बने हैं और री रन जो हो रहे हैं 450 कोर्सेज री रन हो रहे हैं। नाउ दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लेक्चर, दैट बीइंग कॉलेज टीचर, बीइंग यूनिवर्सिटी टीचर, हाउ टू ऑप्ट दैट मूव एट योर प्लेस, एट योर वर्किंग प्लेस। तो अगर आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं और आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आप मूव पे इंटरेस्टेड हैं, तो आपको अगर आप यूनिवर्सिटी है देन इट इज फाइन, यूर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, यू कैन डायरेक्टली गो टू बोर्ड ऑफ स्टडीज, academic council and pass it in executive council and ordinances and amend ordinances and rules regulation accordingly, क्योंकि सारे के सारे कोर्सेज जो हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू चलते हैं। अगर आप मूक्स को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, यू नीड टू अमेंड योर ऑर्डिनेंस एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर पहला स्टेप अगर मैं इसकी बात करूं तो यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट द कोर्सेज। मैंने आपको बताया यूजीसी के अभी पिछले महीने ही यूजीसी सेक्रेटरी का लेटर जो है सभी वाइस चांसलर को गया है। ही हैज गिवन द डिटेल ऑफ वेरियस कोर्सेज, आप वहां से कोर्स पिक कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। जैसे आपके इंस्टीट्यूशन में स्वयं कोऑर्डिनेटर आई सपोज प्रियंका सिंह जी है, तो वो आपको उस तरह से आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन में कोऑर्डिनेटर या एक से ज़्यादा भी कोऑर्डिनेटर आप अपॉइंट कर सकते हैं। वो कोऑर्डिनेटर जो हैं अलग अलग मूक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करेंगे स्टूडेंट्स में। वो फैकल्टी के माध्यम से कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर के माध्यम में कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट के या सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इवैल्यूएशन का जो पार्ट है वो डिस्कशन फॉर्म, क्विजेज, असाइनमेंट, सेशनल, एनटीए और लेटर ऑन एनटीए भी उसको फाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू करवा सकते हैं। स्कूल एजुकेशन में जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है
वो सारा का सारा क्राइटेरिया जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मिस्टर यश, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी स्कूल एजुकेशन में उनका काम है, वो कोर्स का कोऑर्डिनेटर जो होता है असेसमेंट का पार्ट उस पर छोड़ दिया गया कि जितना भी आपको कोर्स का जो इवैल्यूएशन है वो सारा का सारा कोर्स कोऑर्डिनेटर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। इवन उसमें पेपर पेन टेस्ट भी हो सकते हैं, डिजिटल फॉर्म भी हो सकते हैं। तो मार्क्स जो हैं उसके बाद जो इवैल्यूएशन के मार्क्स जो यूज एक स्टूडेंट जो है वो अचीव करता है, उन मार्क्स का सर्कुलेशन जो है, जो होस्ट यूनिवर्सिटी हमारी होती है पेरेंटल यूनिवर्सिटी को सर्कुलेट करता है, और अल्टीमेटली होस्ट इंस्टीट्यूशन उसको एक सर्टिफिकेशन देता है, और उस सर्टिफिकेशन के माध्यम से वो पेरेंट इंस्टीट्यूशन में आपके जो है क्रेडिट ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के टीचर को कई बार इक्विवेलेंसी की बात आती है कि क्योंकि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में कई बार जगह नहीं मिलती है, तो मैं आपके रेफरेंस के लिए 2 लेटर आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। एक दिसंबर 3, 2018 का लेटर है और सेक्रेटरी यूजीसी का है, और दूसरा खुद प्रोफेसर डीपी सिंह जो चेयरमैन है अभी करंटली, उन्होंने अभी 1 जनवरी को लिखा है। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि अर्पित के जो कोर्सेज हैं दैट विल बी एट पार विद द रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ करियर एडवांसमेंट स्कीम। मींस अगर हमारे फैकल्टी मेंबर ऑल जो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम जो टीचिंग में होते हैं उनको अटेंड करते हैं, तो वो प्रोग्राम आपको किसी भी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, ह्यूमन रिसोर्स सेंटर जिनको आप कहते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप मूक के प्लेटफॉर्म में वो कर सकते हैं। टाइम पे एक रेगुलर इंटरवल पे उनकी असाइनमेंट आपको सबमिट करनी होती है, और एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स यू विल हैव अ एग्जामिनेशन बाय एनटीए। मैंने भी रिसेंटली एक गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी से इस तरह का एक रिफ्रेशर प्रोग्राम किया था। दिस इज ऑल अबाउट मूक्स, और इसमें एक बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्रॉबैक कहाँ है। हर एक कोई आदमी मूक में ज्वाइन कर लेता है कोर्सेज, तो स्वयं का एक प्लेटफॉर्म है, आप ईमेल आईडी से, फेसबुक से, या एक और तरीका शायद माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक है, उसके थ्रू आप उसमें एंटर कर सकते हैं। एंट्री के बाद 95% लोग छोड़ जाते हैं, ओनली 5 to 10% पीपल कंप्लीट दीज कोर्सेज, ऑल्दो पीपल आर नॉट एक्वेंटेड विद द मूक्स। और मुझे लगता है इस तरह की चीजें, आई कांग्रेचुलेट कॉलेज फॉर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब बाय involving people in such courses. This is all with my presentation. Thank you very much. I thank Dr. Priyanka Singh, Principal, again for providing me this opportunity to be with you, and I hope you will continue such kind of program in future. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Yogesh Chandra ji, for giving us such an in-depth information regarding what MOOC is all about. So even before we start on with developing a MOOC pedagogy, it is important to first understand what MOOC is, and you've given us a clarification regarding that. Taking the webinar to its second stage, I invite Dr. Yashpal Sharma ji to guide us how one can participate as a teacher, as teaching fraternity, how we all can participate in developing MOOCs. Over to Dr. Yash. Thank you very much, ma'am. And first of all, my sincere namaskar to the principal, to the coordinators, to all the participants, and especially to Dr. Yogesh. He is my colleague and my friend. बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने मूक का जो है वो बता दिया है कि बेसिकली मूक्स होते क्या हैं, एंड आई होप कि जिन लोगों ने कभी नहीं सुना या कम सुना उनको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि मूक्स क्या होते हैं। मूक्स में अगर आप देखें तो उसमें 2 O हैं ना, एक ओपन है, एक ऑनलाइन है। ओपन इज़ अ वेरी बिग टर्म। ओपन मोस्टली हम जो है वो सुनते रहते हैं, चाहे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो या फिर मूक्स हो, ठीक। तो मेरी डिस्कशन में क्योंकि हम कंटेंट की बात करेंगे तो कंटेंट शुड बी ओपन इफ यू आर टॉकिंग विद द 2 मूक्स, तो देन डेफिनेटली वी गो थ्रू द व्हाट ओपन इज, उसके थ्रू भी जो है हम लोग है वो बात करेंगे। तो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माय प्रेजेंटेशन।
Okay, so the topic of my discussion is e-content development. E-content is the USP of any MOOC. आपका प्रेजेंटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना दिखता हो, आपके ग्राफिक्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपका कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं होगा, कोई भी प्रोग्राम जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। और कंटेंट का अच्छा होना मात्र मतलब सिर्फ इस बात से नहीं होता है कि आपने उसमें कितने सारे एनिमेशंस और वीडियोस और वो यूज़ किए हैं। और कंटेंट डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग का। तो थोड़ी सी बात हम जो है वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के ऊपर भी करेंगे। अगर कुछ लोगों ने, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, स्पेशली यूट्यूब पे तो और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे तो पता चल जाता है कि कौन कौन है। तो उसमें बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया से हैं, डाइवर्स हैं ना। तो बहुत सारे लोगों ने शायद कुछ मूक्स के वीडियोस भी देखे होंगे, स्वायं के तो डेफिनेटली देखे होंगे। उसके अलावा EDX जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज जो हैं वो चलते हैं, कोर्सेरा में हैं और भी बहुत सारी जगह हैं। अगर आप उसमें डिफरेंस देखें तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो जब हम आज का ये डिस्कशन खत्म हो जाए तो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप लोग जो हैं वो डिफरेंट एवेन्यूज मूक्स के लिए जो हैं उसको आप एक्सप्लोर करें, बिकॉज द पीपल्स आर वेटिंग फॉर यू। कल भी मेरा एक सेशन था तो उसमें क्वेश्चन था कि गांव में अगर कोई टीचर है तो वो कंटेंट डेवलपमेंट को कैसे करेगा। सो विच इज आई बिलीव दैट अगर आपके पास अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं गांव में बैठे, इट मीन्स कि आपके पास एटलीस्ट कनेक्टिविटी तो है। एंड इफ यू आर कनेक्टेड इट मीन्स यू आर नॉट जस्ट कनेक्टेड टू मी, यू आर कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। गैजेट है हमारे पास में, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट हैं, और अगर आपके पास ये सब कुछ सही तरीके से चल रहा है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप शहर में हैं जहाँ आप गाँव में हैं। सीखने के लिए और सिखाने के लिए Believe me, the peoples are waiting for you। कि आप लोग एक बार कहें तो सही कि आपको सीखना क्या है। इतने सारे ट्यूटोरियल अलग अलग भाषाओं में, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, अच्छे से नहीं आती है, ठीक है, तो अगर आप हिंदी में उसको सीखिए, मराठी में सीखिए, तेलुगु में सीखिए, पंजाबी में सीखिए, हरियाणवी में भी शायद आपको कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाएगा। Then peoples are waiting for you। ऐसे ही जैसे डॉक्टर योगेश ने कहा कि पॉसिबल नहीं था कि कोई IIT में कोर्स कर पाए, तो स्वायं मूक्स ने वो पॉसिबल करवाया। वैसे ही मैं एक स्टेप आगे चल के कहूँगा कि MIT, हार्वर्ड, ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड, वो सब यूनिवर्सिटीज आपका वेट कर रहे हैं कि आप लोग बस आइए और हमसे सीखिए, और वो भी फ्री में। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो है फ्री में अवेलेबल हैं। लेट्स मूव टू द ई कंटेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज ई कंटेंट बेसिकली, यू विल फाइंड डेफिनेटली द डिफरेंट डेफिनेशंस। इसमें थोड़ा सा कभी कभी हम उलझ जाते हैं कि व्हाट इज ई कंटेंट एंड व्हाट इज डिजिटल कंटेंट। तो इसमें मैं देख रहा हूँ हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के लोग भी हैं, दे नो बेटर, और एज अ ले मैन आपको इसमें नहीं उलझना है। बस ये है जितना फर्क हमारा, क्योंकि अब सब लोग ई कंटेंट पे आ रहे हैं और अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंस है इस मूक्स का और ई कंटेंट का, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, अब तो सब लोग, जो लोग नहीं भी समझते थे, अब वो भी समझ रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंट कितना है। तो वो जो गाइडलाइंस हैं वो इसलिए बनाई गई हैं कि वो स्टेट्स को दी जाएं, बाकी यूनिवर्सिटीज उसको लें। अगर वो लोग कंटेंट बना रहे हैं तो ये स्पेसिफिकेशन जो है मिनिमम वो उसमें होना चाहिए, और उसमें मैंने इमर्सिव का जो है वो उसमें जुड़वाया है। तो इमर्सिव कंटेंट क्या है? इमर्सिव में हमारे पास दो तरह का कंटेंट होता है, जिसमें हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी कंटेंट होता है, और वो उसका भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि वो कंटेंट किस टाइप का होता है। और उसमें प्लीज जिस किसी का माइक ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मीटिंग लीड कर जाते हैं और फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो जब भी आप ज्वाइन करें माइक ऑफ करके ही ज्वाइन करें। उसके बाद अगर जरूरत है तो ऑन कर सकते हैं, बट इनिशियली यू शुड ऑफ योर माइक। तो इमर्सिव कंटेंट में भी हम लोग थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, और उसको बनाते कैसे हैं वो भी हम दिखाएंगे, बिकॉज देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड एनीथिंग, बट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट दीज थिंग्स आर। अभी अगली स्लाइड से हम एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। सो मैंने कोशिश करी है कि एक ही प्लेस का एग्जाम्पल जो है वो आपको दिया जाए, और उसमें हम ये देखें
एक ही जगह का कंटेंट अलग अलग टाइप से अगर हम बनाएं तो कितना इफेक्टिव है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा जब कभी आप कंटेंट बनाएं या चूज करें। मान लीजिए आप स्कॉलर्स हैं या आप एक फैकल्टी हैं, आपको आपके कॉलेज ने, यूनिवर्सिटीज ने, इंस्टीट्यूशन ने कहा कि आप ये कंटेंट जो है वो इकट्ठा करिए, अगर OER अवेलेबल है, ओपनली अवेलेबल कंटेंट है, और नहीं तो ऐसा कंटेंट कुछ आप बनाइए। तो किस टाइप का कंटेंट आप बनाना चाहेंगे, कितनी फिजिबिलिटी है उसको बनाने में, और आपका ऑडियंस क्या उसको एक्सेस कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप डिस्कशन फोरम में लिखते जाइए, और आई होप कि उसको जो है प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा होगा, ताकि बाद में जो है वो एक बार में हम आंसर उसका दे सकें। सो ये है इमेज, आप इसको देख पा रहे होंगे, कुतुब मीनार का एक इमेज है। तो इमेज हमारा जो ग्राफिक कंटेंट होता है वो सिंपली यू कैन सी एज अ 2D कंटेंट, ठीक है, जिसमें एक इमेज है, टीचर चाहे तो उसके बारे में एक्सप्लेन जो है वो कर सकता है, एंड द सेम टाइप ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल इन आवर टेक्स्ट बुक। उसके बाद ऑडियो कंटेंट है, हालांकि मैंने यहाँ पे ऑडियो लगा रखा है, कुतुब मीनार का ही ऑडियो लगा रखा है, लेकिन आप उसको शायद ना सुन पाए। लेकिन आपको पता है कि ऑडियो कंटेंट किस तरह का होता है, जिसमें आप रोजमर्रा की जिंदगी में गाने सुनते हैं, डॉक्यूमेंट्री सुनते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद वीडियो कंटेंट, ठीक है, कि वीडियो कंटेंट जो है वो हमारे पास कैसा होता है। तो इसमें मैंने एक वीडियो को ट्रिम करके लगाया, अपना ही CIT का वीडियो है, और वो भी कुतुब मीनार का है। टीचर ने एक इमेज दिखाया, या एक ऑडियो सुनाया, या एक वीडियो दिखाया, डेफिनेटली आप उसमें फर्क देख सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा कंटेंट जो है वो अच्छा होता है। ऑब्वियसली इस समय जो है वो वीडियो इन तीनों में जो है वो अच्छा ही कंटेंट माना जाता है। तो बट ये भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये एक प्रोग्राम है कुतुब मीनार का, तो विच इज अवेलेबल, बस आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो और ये सीन आपको बार बार दिखेगा हर कंटेंट के अंदर, ठीक है, इवन हम वर्चुअल में भी जाएंगे तो भी आप ये सीन जो है वो देखेंगे। ओके, सो दिस इज द वीडियो कंटेंट दैट वी हैव। उसके बाद हमारे पास इंटरेक्टिव टाइप का कंटेंट जो है वो अवेलेबल होता है। इंटरेक्टिव, जैसे मैंने पहले कहा कि आप उसमें जो है वो एक्टिविटी कर पाते हैं। तो इसमें कुतुब मीनार का ही इंटरेक्टिव कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे। सो इसमें देखिए यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा जूम करेंगे तो दिस इज हाउ वी कैन इंटरेक्ट विद द कंटेंट, है ना। उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग ले सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिकली द सिंपल टाइप ऑफ इंटरेक्टिव कंटेंट। हम आपको ये भी डिस्कशन में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इंटरेक्टिव कंटेंट आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, आपने ऑडियो भी सुना, इमेज भी देखा, वीडियो भी देखा, और ये इंटरेक्टिव कंटेंट भी आप लोग जो हैं वो अभी देख पा रहे होंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन। इंटरेक्टिव कंटेंट के बाद हमारे पास है इमर्सिव कंटेंट। डॉक्यूमेंट मैंने इसमें नहीं दिखाया, यू नो बेटर डॉक्यूमेंट, आप रोज जो है वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे MS ऑफिस या ओपन ऑफिस आप यूज करके बनाते होंगे। EPUB को भी हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, PDF को भी हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। EPUB और PDF में सबसे ज़्यादा डिफरेंस यही है कि EPUB जो है वो डायनामिक है, और PDF जो है इट्स अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कंटेंट। ओके, दिस इज अ VR 360 VR वीडियो। इसमें भी आप लोग देखें तो थोड़ा सा वीडियो हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये लाइव YouTube से आ रहा है, तो स्ट्रीमिंग में शायद थोड़ा सा ले सकता है। ऑडियो आई डोंट नो कि आप इसको सुन पाएंगे, बट यू कैन सी द डिफरेंस। हाँ, इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने अभी स्टॉप कर दिया। ये 360 VR वीडियो है। वीडियो में जैसे मैंने पहले देखा उसमें मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसमें मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। आई कैन मूव दिस वीडियो अराउंड, ठीक है। अगर आगे कुतुब मीनार है तो पीछे क्या है, चारों तरफ ऊपर नीचे हम लोग जो है वो इसमें देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा और आपको एग्जैक्टली उसी जगह पे लेके आऊंगा वो जो हमने वीडियो में इमेज था। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यही पोजीशन था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ही फ्रेम में आप कुतुब मीनार देख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे ही आप जो है ये लो स्तंभ है, आयरन पिलर,
ठीक है, तो स्ट्रीमिंग क्योंकि लाइव है तो थोड़ा सा शायद आपको वैसे दिख रहा होगा, बट यू विल गेट एन आइडिया कि वीआर वर्चुअल रियलिटी का कंटेंट जो है वो कैसा होता है। ठीक है, माइट भी कुछ लोग जो पहली बार देख रहे होंगे, देन यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, यू विल फाइंड डेफिनेटली लॉट ऑफ कंटेंट व्हिच इज बीइंग जनरेटेड इन दिस वीआर एज अ वीआर कंटेंट। और इसमें खास बात क्या है कि ये 4K होता है, अगर क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल लोग यहाँ पे हैं, दे विल अंडरस्टैंड अ बेटर, और जिन लोगों ने कभी नहीं सुना है तो उनके लिए नया टर्म होगा। जैसे आपका मोबाइल फोन रिकॉर्ड करता है ना, उनको कहते हैं हाई डेफिनेशन में, इवन आपके टीवी हैं पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन, फिर हाई डेफिनेशन, फिर फुल एचडी थोड़ा सा और बड़ा, नो वी हैव दिस 4K, तो दिस इज 4K वीडियो। इवन व्हेन आई रिकॉर्डेड इट वाज 5.7K, बट देन आई कन्वर्ट दैट इनटू 4K। Okay. So, इसके बाद हाँ थोड़ा सा मुझे वापस जाना होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि AR कंटेंट कैसे होता है। मैंने रात को ही आपके लिए एक वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड किया था। अभी एक ऐप लॉन्च किया है, ई पाठशाला ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप। ठीक है, उसमें क्या है कि हमने बहुत सारा कंटेंट जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी का क्लास 9th के लिए बनाया है। तो वो कंटेंट कैसे काम करता है, आप वो ऐप को इंस्टॉल करेंगे और फिर आप जो है 9th क्लास की टेक्स्ट बुक खोलेंगे, या फिर उसी ऐप को आप खोलेंगे, वो बता देगी, उसमें एक फिल्टर्स लगे हुए हैं कि कौन सी क्लास में कौन से चैप्टर का कंटेंट जो है और कौन सी फिगर अवेलेबल है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये फिगर 5.5 है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं अपना मोबाइल फोन लेके आया तो ये फिगर जो है, ये सेल का इमेज है, एनिमल सेल का, तो ये लाइव हो गया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 3D कंटेंट है। आप इसको मोबाइल को किसी भी तरीके से जो है वो घुमाएंगे तो ये आपको दिखा देगा। फिर साइड पे एक मेन्यू है, इवन इसमें वॉइस ओवर भी है जो आपको गाइड करता है। ठीक है, इसमें साइड मेन्यू है कि आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे, जैसे मैंने एंडोप्लाज्मी के ऊपर किया तो ये एंडोप्लाज्मी के बारे में बोलना भी शुरू कर देता है, और आप जैसे मोबाइल को घुमाएंगे सब कुछ आपके सामने 3D में लाइव है। ऐसे ही हमने, ये तो बायोलॉजी का कंटेंट हो गया, ऐसे ही हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी बनाया है, जिसमें आप एक्चुअल में मोबाइल के ऊपर ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे तो मुझे लगता है कि इस टाइम में इस टाइप का कंटेंट जो है वो हाईली बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चे लैब में नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की लग रही है लेकिन प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं जहाँ आप क्लासें लेते हैं, जहाँ आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो यूज दिस टाइप ऑफ कंटेंट। ओके, तो इसमें जैसे ही मतलब पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें हमने जो है वो दिया गया है, तो इसमें डाले हुए हैं हमने, ये सारे सिमुलेशंस इसमें जो है वो अवेलेबल है। सो दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट वर्क इज बीइंग ऑगमेंटेड, उसमें और अच्छे से करने में, डेटा एनालिसिस करने में, उसको प्रैक्टिकल करने में उसको हमें हेल्प मिलता है। और वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि while sitting at a one place, if you see that content, you are actually feeling that you are standing at that place. वो जो वीडियो आपने देखा है, उस वीडियो को आप चाहें तो हेड माउंटेड डिवाइसेस जो होती हैं, आपने देखा होगा टीवी के ऊपर जो सर के ऊपर डिवाइस हम लगाते हैं, तो उस डिवाइस को पहन के अगर आप उस कंटेंट को देखेंगे तो यू विल एक्चुअली फील कि आप कुतुब मीनार में ही खड़े हैं, चाहे आप अपने घर में बेडरूम में बैठे होंगे। तो दैट्स टाइप ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल। सो डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट, इसमें आई हैव मेंशन्ड द टू पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ द कंटेंट एंड द लर्नर्स, डेफिनेटली लर्नर्स को तो आपको देखना ही है, किस क्लास के लिए, किन बच्चों के लिए, डिसेबिलिटी के उसमें बच्चे कुछ हैं, किस टाइप का कंटेंट आप किसको हेल्प करेगा वो तो आप देखेंगे ही। नेचर ऑफ द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड अर्लियर कि बहुत टाइप का कंटेंट है, आपको किस टाइप का कंटेंट आपको बनाना है और वो किसके काम आएगा। ठीक है, अब जैसे वीडियो सिंपल आपने देखा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वीडियो का हम जो फाइल फॉर्मेट यूज करते हैं वो MP4 होता है, मोस्टली यूज किया जाता है। लेकिन जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको कैमरे से, जब हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं, वो MOV होता है ना। इसी तरीके से आप जब अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में कुछ वीडियो रन करते हैं, कुछ मूवीज रन करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग तरीके से कंटेनर्स होते हैं। कोई VLC यूज करता है, कोई विंडो मीडिया यूज करता है, कोई कार्ड करता है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि उसका फाइल फॉर्मेट उस हिसाब से है कि वो उसको रन करने में हेल्प करता है। तो नेचर ऑफ द कंटेंट, आपको जो कंटेंट बनाना है उसका फाइल फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि जब आप VR, AR और ये
अपना इंटरेक्टिव कंटेंट आप बनाएंगे उसमें फाइल फॉर्मेट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जैसे प्लीज अपना माइक थोड़ा ऑफ रखिए। उसके बाद है क्वालिटी एंड कम्प्लेक्सिटी द लर्निंग यू विश टू क्रिएट, ठीक है। अब जैसे सिंपल एक वीआर है, हम एक वीआर का टूल भी आपको दिखाएंगे। वो वीआर का कंटेंट जो है उसको उसमें कितनी कम्प्लेक्सिटी आप रखेंगे, ठीक है। तो एक टूल मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे हमने मार्कर्स उसमें लगा रखे हैं। तो दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द लर्नर, कि लर्नर का लेवल कितना है, उसको कितने अच्छे तरीके से जो है उसको ग्रास्प कर पाएगा। इतना भी आपका कंटेंट डिफिकल्ट उसके नहीं होना चाहिए, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि कंटेंट तो अच्छा है लेकिन लर्नर उसको जो है वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। सो दैट यू शुड कीप इन माइंड। ओके, सो नाउ कम्स टू द सेकंड पॉइंट। कंटेंट बनाने के 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, आप वो फ्रेश कंटेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट है, आप उसको ई कंटेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और तीसरा सिनेरियो दोनों को मिला के हो सकता है कि आप थोड़ा सा फ्रेश कंटेंट बनाना चाहते हैं, उसमें एडिशन डिलीशन करना चाहते हैं। ऑलरेडी आपके पास कुछ कंटेंट है जिसको चेंज करके आप जो है उसका ई कंटेंट जो है वो बना रहे हैं। सिनेरियो कोई भी हो, whichever process you are involving, the main point is we are taking the content from the internet। और ये सच्चाई है, ठीक है। चाहे हम भी कंटेंट बनाते हैं एनसीईआरटी में, हम भी इंटरनेट से बहुत सारा कंटेंट जो है वो लेते हैं, लेकिन वो कंटेंट जो इंटरनेट से हमने लेना है उसका लाइसेंसिंग क्या होना चाहिए। क्योंकि आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दिन में पता नहीं कितना कंटेंट आप डालते हैं, आपको खुद पता नहीं है वो कंटेंट कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हु ओन दैट कंटेंट, यू डोंट नो एनीथिंग। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए आपने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है स्पेशली इस टाइम पे, ठीक है, और वो कंटेंट, वो प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन कैसे कब कैसे यूज करेगा यू डोंट नो, और उसके अंदर जो आपने इमेजेस, ग्राफिक जो आपने यूज किया है, अगर वो कॉपीराइट है तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट से कंटेंट लेते हुए हमें इन चीजों का जो है वो ध्यान रखना है, और उसी के लिए हमारे पास OERs हैं कि जो भी कंटेंट हम लें वो ओपन हो, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हो, ताकि क्योंकि वो हमें एक लिबर्टी देता है टू मॉडिफाई द कंटेंट, टू edit the content, to share, reshare, many things are involved in this। So वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि what is the importance of that O and what O is basically। So you are seeing that the sign, this is a, definitely you know it, it's a copyright। What copyright says? The right to reproduce the work। आपका अपना काम है, आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसकी डेरिवेटिव बहुत सारी कॉपीज आप उसकी बना सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आपका लिटरेरी वर्क है, किसी ने अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, उसको डिस्प्ले करता है। आपका डांस स्टेप है, आपने एक गाना लिखा है, गाना गाया है, लाइक दिस वन। और आप क्या कर सकते हैं अगर उस कंटेंट को कोई मिसयूज कर रहा है, ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं कि दिस इज माय कंटेंट, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, आपकी वजह से आपने कंटेंट को एडिट कर दिया, उस इमेज को एडिट करके आपने लगा दिया, ठीक है, उससे मेरा जो अपना जो इमेज है वो खराब हुआ है, ठीक है, तो आप उसको केस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और अभी तक भी हमारा जो कॉपीराइट एक्ट है वो 1957 का है, अमेंडमेंट 2012 में थोड़ा सा उसमें किया गया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉपीराइट कब तक आपका अपना रहता है, ठीक है। लाइफ ऑफ द क्रिएटर और द ऑथर 60 ईयर्स। इवन आपने किताब भी लिखा होगा तो, लेकिन ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंट्रीज में। अगर आपने बुक भी लिखा होगा तो वो डिपेंड करता है, वो भी यही है कि 60 साल तक कंटेंट आपका अपना रहता है। उसके बाद उस कंटेंट का क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। द सेम थिंग इज इन्वॉल्वड इन द ऑडियो वीडियो कंटेंट एंड द सिनेमेटोग्राफी कंटेंट। सो दिस इज हो गया कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट में आपको पता है कि ऑल राइट रिजर्व्ड है, अगर कंटेंट लगाना है तो ऑथर का प्रॉपर परमिशन लेना होगा। बट there is something else that we call copyleft। Copyleft says some right reserved but under certain conditions। और वो conditions क्या है? ये conditions। First condition is the attribution। और ये हम देखेंगे
इसको हम एक्सपेरिमेंट करके हैंड्स ऑन करके देखेंगे कि इंटरनेट से हम ये कंटेंट कैसे ले सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, व्हिच आर द फिल्टर्स ओवर देयर। उसके बाद एट्रीब्यूशन, आपको एट्रीब्यूशन देना है कि वो कंटेंट जो आपने लिया है वो यहाँ से मैंने लिया है, और उसको बेस्ट वे क्या होता है जब हम कोई इमेज ग्राफिक यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिंक दे देते हैं कि हमने कहाँ से लिया है। इफ यू वांट यू कैन राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज अपलोडेड दैट कंटेंट, तो इसका ऐसा साइन होता है, दिस इज द एट्रीब्यूशन। सेकंड कंडीशन माइट बी नॉन कमर्शियल। अगर कंटेंट नॉन कमर्शियल है तो आप उसको सिर्फ नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ही यूज करेंगे। थर्ड इज नो डेरिवेटिव। अगर आपका कंटेंट नो डेरिवेटिव है तो मींस आप उसमें से कुछ भी कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं कर सकते, एज सच ही आपको जो है वो यूज करना होगा। एंड द फोर्थ कंडीशन इज शेयर अलाइक। अगर इस कंडीशन में लाइसेंस है, इस लाइसेंस में अगर आपका कंटेंट, वो कंटेंट जो आपने इंटरनेट से लिया वो है, वो इमेज, वो साउंड, म्यूजिक कुछ भी है, तो इसका मतलब है कि जो भी इस कंटेंट को यूज करके आप फाइनल प्रोडक्ट बनाए का कंडीशन है। इन 4 कंडीशन को मिला के हमारे पास 6 तरह के लाइसेंस हैं जिनको हम क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस या ओपन लाइसेंस बोलते हैं। सो दिस इज ओपन। मूक्स में जो ओपन टर्म दिया गया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ओपन मीन्स द कंटेंट should be open and at least it should be available to download if we are talking about the true MOOCs. Okay? तो इसमें 6 तरह के लाइसेंस हमारे पास में है। पहला लाइसेंस अगर आप देखें जिसमें CC सब में है। CC is the Creative Commons, is the organization that maintaining all this data, all these licenses. Okay? This is an international NGO type organization है और वो उतना ही वैलिड है जितना हमारा कॉपीराइट इंडिया में वैलिड है, इतना ही लाइसेंस ये वैलिड है। VY is the attribution। if you say एट्रीब्यूशन जो है वो सब में है, तो एट्रीब्यूशन तो देना ही देना है कंटेंट किसी भी लाइसेंस में। उसके बाद डिस्कस करते हैं फर्स्ट लाइसेंस में। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल साथ में देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया कश्मीर में, मतलब स्नोफॉल का एक वीडियो बनाया मैंने, वो मैंने रिलीज कर दिया और कुछ फोटोग्राफ भी मैंने थे वो भी मैंने रिलीज कर दिए। वो मैंने रिलीज कर दिए फर्स्ट लाइसेंस में। आपको इंटरनेट से वो मिल गया कंटेंट, इमेज आपको मिल गया, वो वीडियो आपको मिल गया, तो ये लाइसेंस आपको अधिकार देता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें दिया गया है, आपको अधिकार देता है, यू हैव द राइट, यू कैन डाउनलोड दिस कंटेंट, you can modify this content, you can edit this content, you can translate this content in any language you want, you can use this content, but you have to only give me the attribution। सिर्फ attribution देना है कि ये कंटेंट उसका है, जैसे हम रेफरेंस देते हैं जर्नल्स में, पेपर्स में, ठीक है। तो इसमें BY is the attribution, आपको सिर्फ वही देना है। कमर्शियल, नॉन कमर्शियल इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, कमर्शियली एक्सप्लॉइट दैट कंटेंट। नेक्स्ट लाइसेंस, इसमें NC लग गया, नॉन कमर्शियल। अब वो वीडियो अगर इस लाइसेंस में है, आप उस लाइसेंस, उस कंटेंट को यूज करके वो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कहीं भी ऐसी जगह नहीं चढ़ा सकते जहां पे आपको पैसे का लेन देन होता हो, ठीक है। उसके बाद है नॉन कमर्शियल, नॉन डेरिवेटिव, नो फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड नॉन डेरिवेटिव। इट मीन्स यू कैन नॉट एडिट दैट वीडियो, यू कैन नॉट ट्रांसलेट दैट वीडियो, यू कैन डाउनलोड दैट वीडियो, यू कैन शेयर दैट वीडियो। ओके, आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, लेकिन आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर वो कश्मीरी में है तो आपको कश्मीरी में ही सुनना पड़ेगा, आप उसको हरियाणवी में, पंजाबी में, इंग्लिश, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते उस कंटेंट को, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक आप देखते हैं इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, वो इसी लाइसेंस में आती है, ऐसे ही लाइसेंस में आती है। ना तो आप उसको बेच सकते हैं, ना आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को शेयर रीशेयर कर सकते हैं। Then we have this non-commercial share alike, which says that you cannot exploit that content commercially, but whatever will be the outcome, आपने उस content, उस वीडियो को, उस images को, मेरी images को use करके जो भी आपने वीडियो या डॉक्यूमेंट कुछ भी बनाया होगा, प्रेजेंटेशन, अगर आप उसको कहीं इंटरनेट पे रिलीज कर रहे हैं तो आपको इसी लाइसेंस में ही रिलीज करना होगा। And then we have the non-derivative. It doesn't say any about the non-commercial. You cannot modify the content. You cannot translate the content. And finally, we have this CC-BY-SA, which is we call the share alike license. ठीक है? और ये लाइसेंस आपको अधिकार देता है कि आप कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उसको रीशेयर कर सकते हैं,
लेकिन इसी लाइसेंस में। तो एज पर यूनेस्को डेफिनेशन अभी तक हमारे जितने भी OER हैं वो इसी लाइसेंस में आते हैं, जिस लाइसेंस को हम शेयर अलाइक लाइसेंस बोलते हैं। इसमें क्यों आते हैं? आई विल टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाया इकोनॉमिक्स में, वीडियो 3-4 साल पुराना है, आप में से किसी को वीडियो मिल गया, आपने कहा वीडियो तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसमें वो GST का कंसेप्ट नहीं है, और वो वीडियो CC BY-SA में OER अवेलेबल है, जो आपको अधिकार देता है कि आप इसको एडिट करिए। अगर आप थोड़ा सा एडिटिंग जानते हैं वीडियो का, तो आप उसको एडिट करवा के आप उसमें GST का कंसेप्ट डाल सकते हैं, ठीक है, और वो वीडियो एकदम नया और लेटेस्ट हो जाएगा। लेकिन एट्रीब्यूशन तो मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मेरा वीडियो है। तो मेरा बनाया हुआ वीडियो फिर से जो है वो एकदम अपडेट हो गया, ठीक है, और नहीं करना। प्लीज ऑफ द माइक, प्लीज ऑफ द माइक। तो वो वीडियो किसी और के पे चला गया, वीडियो इंग्लिश में था, किसी ने उसको ट्रांसलेट किया, किसी ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, किसी ने उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया, एडिट किया, और अगेन वो इसी में ही रिलीज करते जा रहे हैं। तो मींस इसमें हमारा प्रोडक्शन का कास्ट बच जाता है। एक बार वीडियो बना लिया, उसके बाद 100 बार ट्रांसलेट करिए। अरविंद गुप्ता, टॉयज फ्रॉम ट्रैश। अरविंद गुप्ता जी जो है वो एक IIT है, शायद IIT दिल्ली से ही रिटायर हुए। उन्होंने बहुत सारे वीडियोस जो है वो बनाए हैं, टॉयज फ्रॉम ट्रैश। तो घर में हम लो कॉस्ट, हम जो B.Ed में M.Ed में बात करते हैं लो कॉस्ट बनाने की, उसको आप कभी देखिएगा। और इस टाइम पे मैं कहता हूँ कि अब जैसे लॉकडाउन है ना, उनके वीडियोस देखिएगा, हमारे NRAR पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट भी है। तो इस समय मुझे लगता है बच्चों का बेस्ट यूज हो सकता है कि घर में जो चीजें पड़ी हैं उन चीजों को यूज करके साइंस एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। तो NCERT ने इनिशिएटिव लेके, क्योंकि वो वीडियोस CC BY-SA में रिलीज थे, हमने उसको 22 भाषाओं में वीडियो को बदल रहे हैं। अब अरविंद गुप्ता जी को कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने एक बार वीडियो इंग्लिश में बना के रिलीज कर दिए इस लाइसेंस में, और उनके वीडियोस जो हैं वो अनगिनत भाषाओं में बन रहे हैं। और क्रेडिट किसको मिल रहा है? अरविंद गुप्ता जी, क्योंकि उन्हीं की वीडियो, मैं भी कह रहा हूँ उन्हीं की वीडियोस हैं, NCERT की वीडियोस नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द पावर ऑफ दिस OER एंड दिस लाइसेंस। तो जब भी आप इंटरनेट से सर्च करें तो कीप इन माइंड कि आप कंटेंट जो है वो ओपन कंटेंट ही यूज करें, ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने सुना होगा UGC ने अभी 1-1.5 साल पहले कहा है कि 500 और 400 समथिंग थीसिस जो है वो प्लैगराइज्ड हो गए। कब से बना है UGC? 60-70 साल से बना है। वो 60-70 साल बाद वो कह रहा है कि ये इतने सारे थीसिस प्लैगरिज्म में फंसे हैं। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी थीसिस हो 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराने हो, और इस समय वो लोग क्या कर रहे होंगे, है ना। तो कंटेंट, ये मेरी बात याद रखिएगा, आगे की जिंदगी आपकी सब ऑनलाइन है, वो आपको अच्छे तरीके से पता है। इसलिए कुछ भी कंटेंट जो प्रोफेशनली आप लोग शेयर और रीशेयर करें, उसमें ये लाइसेंस का पूरा ध्यान रखें। कल परसों, साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको प्रॉब्लम हो, उस समय आप लाइफ के कौन से फेज में हो, यू कैन नॉट से दैट, ठीक है। तो इसमें होप आप इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। इफ यू स्टिल हैव द क्वेश्चन यू कैन आस्क, वी विल मूव फर्दर। उसके बाद हमारे पास एक है समथिंग वी कॉल्ड ओपन डोमेन, व्हिच इज नॉट बेसिकली द लाइसेंस। वो जो हमने बात करी थी कि 60 साल बाद क्या होगा, तो 60 साल बाद वो कंटेंट पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, ओपन डोमेन में आ जाता है। तो इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जो ओपन डोमेन में है। अगर आपको ऐसा कंटेंट आपको मिलता है और अगर आप एट्रीब्यूशन नहीं भी देना चाहते हैं तो आप उसको नहीं दे सकते, मतलब मत दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे कंटेंट में जरूरत नहीं पड़ती है। सी, एट्रीब्यूशन देना हमेशा एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। आप कभी किसी नोवेल लोरेट को भी सुने, अगर उसने प्रेजेंटेशन या कुछ और वीडियो में कुछ कंटेंट यूज किया है तो वो भी एट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो अच्छी बात होती है, रेफरेंस देना चाहिए, कोलैबोरेटिव वर्किंग है। लेकिन फिर भी ओपन पब्लिक डोमेन में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है नो नोन रेस्ट्रिक्शंस। और ऐसी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज, इवन नासा का कंटेंट, MIT का कंटेंट, वो लोग बना के उसको ओपन में रिलीज कर देते हैं कुछ कंटेंट, कि ये कुछ लोगों के काम आ जाए, स्पेशली एजुकेशन पर्पज के लिए। नाउ इफ वी कंपेयर द ओपननेस, मान लीजिए आप कुछ इमेजेस इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं जो आपने अपने वीडियोस या अपने प्रेजेंटेशन में आपने यूज करना है, ठीक है। तो 6 लाइसेंस में कौन सा लाइसेंस आपके लिए बेस्ट है, तो उसका थोड़ा सा कंपैरिजन हमने यहाँ दिया है। सबसे पहले आप जो है वो नीचे वाला लाइसेंस आप देखिए, कॉपीराइट। इट सेज ऑल राइट रिजर्व्ड, ये लीस्ट ओपन है, यू कैन यूज दिस कंटेंट बट विद द प्रॉपर परमिशन ऑफ द
क्रिएटर ऑफ द कंटेंट, आपको उसका परमिशन लेना पड़ता है कि भाई ये कंटेंट मुझे यूज करना है, आपने बहुत अच्छा बनाया, क्या मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर वो परमिशन देता है तो कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो हमारे पास शेयर टाइप के लाइसेंस हैं, जिसमें कंटेंट जो है वो शेयर के लिए मिलता है, आप उसको एडिट या ट्रांसलेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। जिसमें हमारे पास नॉन डेरिवेटिव और नॉन कमर्शियल डेरिवेटिव टाइप ऑफ लाइसेंस अवेलेबल है। उसके बाद रिमिक्स टाइप के लाइसेंस अवेलेबल हैं, जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं लेकिन आप उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और फाइनली हमारे पास लाइसेंस जो अवेलेबल हैं जैसे CC BY SA है और BY है, सिर्फ एट्रीब्यूशन देना है। उस लाइसेंस को आप जो है वो कमर्शियली नॉन कमर्शियली एडिट करिए, ट्रांसलेट करिए, कुछ भी करिए। और सबसे ऊपर जो हमने ये CC0 लिखा है, ये पब्लिक डोमेन का ही है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉपीराइट के ऊपर अगर स्लैश लगा देंगे जैसे लगाया है तो इसको भी हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से। और ये क्रिएटिव कॉमन्स की भाषा में है बेसिकली CC0। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कंटेंट को कि एक हमारे पास कॉपीराइट है और दूसरा कॉपी लेफ्ट है, जिसमें हमारे पास क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस आते हैं, सम राइट रिजर्व है, एंड देन पब्लिक डोमेन है जिसके हमारे पास जो है नो नोन रेस्ट्रिक्शंस हैं किसका है हमें। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, 2-3 मिनट का ही है। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा जो है वो हैंड्स ऑन कर लें और थोड़ा सा आपको भी एक्टिविटी जो है वो करने के लिए दिख जाएगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछूंगा अगर उनका माइक ऑन है, क्या वो ये स्क्रीन देख पा रहे हैं इंटरनेट की? आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो? यस सर, यस सर। अच्छा, ठीक है। तो चलिए हम पहले कुछ ढूंढते हैं। तो पहले डेफिनेटली हम गूगल के पास ही जाएंगे क्योंकि 99% लोग यही चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं फ्लावर की कुछ इमेजेस ढूंढ रहा हूँ, डेफिनेटली हम लोग ढूंढते हैं, है ना। तो इसमें आप देखेंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे टूल्स हैं। आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यूसेज राइट्स के फिल्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। इफ यू आर एबल टू रीड यू कैन रीड, इट्स सेइंग द सेम थिंग बट वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द लाइसेंसेस। वही भाषा ये है, वो कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे CC/BY/SA लिख देगा तो समझ नहीं आएगा। तो लेवल रीयूज विद मॉडिफिकेशन CC/BY/SA, रेल फॉर रीयूज ओनली, नॉन डेरिवेटिव, नॉन कमर्शियल, शेयर अलाइक एंड नॉन कमर्शियल डेरिवेटिव। ओके, सो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उस तरीके का कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से जो है वो कंटेंट आपके लिए सहेज के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंटेंट जो है, मतलब गूगल का कहना है कि ये कंटेंट फिलहाल जो है वो ओपन लाइसेंस में आता है, किसी ना किसी ओपन लाइसेंस में आता है। ठीक, तो लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम वेरीफाई करें कि बाकी इसका ओपन लाइसेंस है भी है कि नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग मूक्स बनाते हैं, मूक्स में आप ही की तरह बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो कॉलेज के लेक्चरर हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, और एक्चुअली जो प्रैक्टिसिंग टीचर हैं वो भी इसमें होते हैं। तो उनको हम ये सारा ट्रेनिंग देते हैं कि जब वो किसी भी इमेज को यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से उसको वेरीफाई करके हमें भेजें विद URL, ताकि हमारी टीम उसको फर्दर वेरीफाई कर सके और उसको एट्रीब्यूशन जो है वो दिया जाए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये कंटेंट जो है पैक्सल से आ रहा है, ये विकीमीडिया से आ रहा है। तो पैक्सल, पिक्साबे, विकीमीडिया, these are the one of the finest and biggest repository of open education resources, especially the image content. ठीक है, तो इस इमेज को देखते हैं और इसको फर्दर हम वेरीफाई करेंगे। नो सी, इसमें एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। एक्सक्यूज मी सर, Yeah, please. आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर, PPT नहीं डिस्प्ले हो रही। नहीं, PPT नहीं है अभी, ये जो दिख रहा है ना फ्लावर का। अच्छा सर, वो एक्चुअली डिस्प्ले थोड़ा टेढ़ा आ रहा था, वो पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयरिंग कर रहा हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ प्लीज, कभी भी ऐसा इनपुट हो तो आप, क्योंकि आप ना उसको डिस्कशन फोरम में देखते जाइएगा, ओके सर। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसी समय आप जो है वो मुझे बताइए, क्योंकि अगर सब पार्टिसिपेंट बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो अभी ये स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी, यस सर।
विजिबल सर, विजिबल। हाँ ठीक है, तो इसमें आप देखें यहाँ पे इन्होंने जो है वो दे दिया है थोड़ा सा मेटा डेटा, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस पे क्लिक करेंगे तो हम एक्चुअल में उस इमेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे वो इमेज बैठा है, ठीक है। सो ये इमेज है अपराजिता फ्लावर। अब आप यहाँ पे आके इसका लाइसेंस जो है उसको वेरीफाई करिए, ये किस लाइसेंस में चलाया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, शेयर अलाइक। और ये अच्छे से बता भी रहा है कि ये आपको क्या क्या बेनिफिट देता है। कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसको आपको अडेप्ट कर सकते हैं। आपको एट्रीब्यूशन देना है। और शेयर अलाइक, जो भी यूज करके आप नया कंटेंट बनाएंगे आपको उसी कंटेंट में आपको रिलीज करना होगा, ठीक है। तो इसके साथ में आपको ये वाला जो यूआरएल है इसका वो आपको चिपकाना होगा, पेस्ट करना होगा कि ये कंटेंट आपने यहाँ से दिया है। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपको इतना तो आपको करना ही करना होगा। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहते हैं, जैसे आपको रेफरेंस लिखना है, आप यहाँ से इसका मेटा डाटा उठा सकते हैं कि ये कंटेंट किसने जो है वो अपलोड किया है, तो आप इसके बारे में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो गूगल में फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओपन कंटेंट जो है वो कहाँ पे है। फिल्टर्स आपके लिए लगा रखे हैं, टूल्स में जाएंगे, यूसेज राइट्स में जाना है। उसके बाद कुछ लोग हो सकता है बिंग ब्राउजर को भी यूज करते होंगे। बेसिकली google.com जो है और ये bing.com है, ये ब्राउजर है। इनका काम है आपको कंटेंट फेच करना। वो कंटेंट किसका है वो जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी, है ना। वो कंटेंट अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आपका भी हो सकता है। तो सेम हम यहाँ पे भी सर्च करेंगे, सेम एग्जाम्पल के साथ में कि आई एम लुकिंग फॉर प्रॉब्ली टू बी यूज। इसमें आप देखेंगे फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स आप देख पा रहे होंगे, साइड पे फिल्टर है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइसेंस है। इसने और भी अच्छे तरीके से, गूगल से अच्छे तरीके से इसने कंटेंट जो है क्यूरेट करके रखा है। इसमें ऑल क्रिएटिव कॉमन्स एक जगह पे है और पब्लिक डोमेन एक जगह पे है, और बाकी लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स के अलग अलग इसने दिए हैं। बहुत ब्यूटीफुली इट हैज लेबल्ड द कंटेंट। तो चलिए हमें क्रिएटिव कॉमन्स का कंटेंट जो चाहिए, तो मान लीजिए ये कंटेंट आप हमें चाहिए। अगेन जो है वो ये कंटेंट आपको वेरीफाई करना होगा, हालांकि विकिपीडिया से आ रहा है एंड वी नो दैट मोस्ट ऑफ द विकिपीडिया इज ऑलरेडी अंडर CC-BY-SA। अगर आप विकिपीडिया का लाइसेंस देखेंगे तो वो बता देगा कि ये कंटेंट जो है वो कौन से लाइसेंस में होता है। सबसे नीचे एक लाइन लिखी होती है उसमें, ठीक है। सो दिस वे यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ कंटेंट, यू कैन डाउनलोड, बिकॉज वो ऑलरेडी आपको इजाजत दे रहा है, आपको परमिशन दे रहा है। तो जब भी आप ऑफिशियल या अपने ऑफिस के काम के लिए, एटलीस्ट इवन पर्सनली भी आपने यूज करना हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ओपन कंटेंट को लें। अगर आप इंटरनेट से कंटेंट जो ले रहे हैं, किसी का कॉपीराइट कंटेंट जो है उसको ना लें। ओके, उसके बाद हमारा ये है कि ये लाइसेंस जो है, आपने अगर लाइसेंस लेना है तो आप उसको कहाँ से वो लाइसेंस ले सकते हैं। और इसमें ये क्रिएटिव कॉमन्स का वेबसाइट है जिसमें मैंने बताया कि सारा डेटा मैनेज करता है। यहाँ पे एक CC सर्च का ऑप्शन बना रखा है। अगर आपको गूगल पे नहीं जाना है, आपको बिंग पे नहीं जाना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट आके भी सर्च कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली 100% जो है वो ओपन कंटेंट देगा। ये तो हो गया इमेज का बात। आपको म्यूजिक चाहिए ओपन में, तो CC का पोर्टल थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी इन्होंने दिया है ओल्ड CC सर्च। आप इस पे क्लिक करिएगा, और जो भी म्यूजिक किस टाइप का आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कभी आपको प्रोग्राम में यूज करना है, हम भी यूज करते हैं। मान लीजिए आपको एम्बियंस टाइप का म्यूजिक जो है वो चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए उस पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। म्यूजिक चाहिए तो CC मिक्सर पे जा सकते हैं, साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक नहीं लिखा है जिसको मैं अच्छे से यूज करता हूँ, तो वो है वेन साउंड, ठीक है, VEN। आई विल आल्सो राइट ऑन माय प्रेजेंटेशन, मैं विल शेयर माय प्रेजेंटेशन, ठीक है। वहाँ पे भी ओपनली इमेज मैं आपको सी यूट्यूब पे स्पेशली जब आप कोई भी वीडियो चलाते हैं ना, उसमें अगर आपने कॉपीराइट म्यूजिक यूज किया होगा ना, तो वो उसी समय बोल देगा ये कॉपीराइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप
ओपन म्यूजिक उसमें यूज करेंगे तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्टली वीडियो को जब चला पाएंगे, लेकिन आपको एट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली देना होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चाहिए अकॉर्डिंगली आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे लाइसेंस का। मान लीजिए आपने कुछ कंटेंट बनाया है ना, एक चाहे डॉक्यूमेंट भी क्यों ना लिखा हो, और वो कंटेंट इंटरनेट पे कैसे आएगा उसके अलग अलग तरीके हैं। आपका अपना ब्लॉग हो सकता है, वेबसाइट होता है, कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो सुन लीजिए, गूगल ड्राइव से आप डायरेक्टली पब्लिश टू द वेब कर सकते हैं, ठीक है। और वो कंटेंट सबको मिलेगा। अगर आपकी वेबसाइट भी नहीं, मान लीजिए आपने एक आर्टिकल लिखा या एक पोएम लिखी, आप चाहते हैं कि इसको सब लोग पढ़ें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसको सब लोग पढ़ें, तो उसको आप अगर लाइसेंस देना चाहते हैं तो सिंपली आपको कॉपी पेस्ट वहां पे लाइसेंस करना होता है। तो शेयर योर वर्क पे जाना है, इट्स जस्ट 3 स्टेप प्रोसेस, आपको किसी लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है, गेट स्टार्टेड, ठीक है। और 2 क्लिक में आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आपका इंटेंशन क्या है। क्या आप अपने काम को अडैप्ट करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके काम को कोई अडैप्ट करे, यू वांट टू अलो यस नो यस एज लॉन्ग एज कमर्शियली यस और नो, जो भी आप क्लिक करेंगे ये नीचे वाला लाइसेंस आपके लिए बदल जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ यस करता हूँ तो इसे शेयर अलाइक है ना, और इसको मैं अगर नो करता हूँ तो इसे नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक, सो लाइक दिस वन। अगर OER का लाइसेंस लेना है तो ये लाइसेंस है। तो आपको सिंपली ये इमेज जो है आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी अगर अपने डॉक्यूमेंट पे लगाएंगे तो ये चल जाएगा। नहीं, अगर आपका वेब पेज है, ब्लॉग है, कुछ भी है, तो ये वाला HTML टैग आप वहां पे पेस्ट करेंगे तो लाइसेंस ऑटोमेटिकली जो है वहां पे हो जाएगा। इमेज पेस्ट करने में और टैग पेस्ट करने में डिफरेंस क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। इमेज जो है ना, ये जो बेसिकली लाइसेंस है, ये 3 लेयर्ड लाइसेंस होता है, ठीक है। इसको आप लोग देख पा रहे हैं, CC BY ऐसे लिखा है, ठीक है। और इसमें 2 लेयर्स जो हैं वो मशीन रीडेबल होती हैं, ठीक है। अब गूगल में हमने सर्च किया, गूगल को कैसे पता वो कंटेंट वहां पे किसी ने वेबसाइट पे चलाया हुआ है, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे लोग मैं इसमें देख पा रहा हूँ, दे नो बेटर कि आपका मेटा डेटा और आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है। आप इंटरनेट पे जब भी कुछ सर्च करते हैं, मतलब डेटा ये कहता है कि मोर देन 80 to 90% लोग सेकंड पेज पे जाते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि फर्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन बेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट कैन बी मैनिपुलेटेड विद मेटा डेटा एंड SEO एंड देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। तो इसीलिए जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करें तो और पेजेस पे अपना इंफॉर्मेशन जो है वो जाइए, डिफरेंट ब्राउजर पे आप जाइए, उस तरीके से आप जो सर्च कर सकते हैं। और सेम तरीके से ये लाइसेंस जो है, अगर आपका वेब पेज है आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइसेंस का पार्ट जो है वो हमारा ओवर हो गया है। तो कंटेंट आप लोग इस तरीके से जो है वो ओपन कंटेंट आप इंटरनेट से ले सकते हैं, अपना कंटेंट जो है वो आप बना सकते हैं। नाउ क्विकली वी विल मूव टू द साइड विद द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। बेसिकली जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होता है वो क्या होता है, इट्स अ प्लानिंग, ठीक है, कि आपका प्लानिंग कैसे होगा। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन डिजाइन है, लेकिन हम जो मोस्टली यूज कर सकते हैं और करते हैं यूज द ADDIE मॉडल, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें देयर इज द प्रोविजन ऑफ रिवीजन एट एवरी स्टेप। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप कहीं भी अगर जा रहे हैं, आप उस तरीके से अगर प्लानिंग करेंगे, मतलब आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, आपके साथ 2 बच्चे हैं, आपने इस जगह पे जाना है, यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है, तो डेफिनेटली आप गर्म कपड़े ऊपर रखेंगे, ज्यादा गर्म कपड़े थोड़े से नीचे रखेंगे, है ना। बच्चों की प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है खाने की, उनका थोड़ा सा रास्ते में जो खाना है वो सामान अलग रखेंगे, दूसरा अलग रखेंगे। वैसे ही कंटेंट डेवलपमेंट में होता है हमारा, ठीक है। वो वीडियो बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना होगा, उसको एनरिच करना होगा, उसको रिव्यू करवाना होगा, किसके लिए स्क्रिप्ट बना रहे हैं वो एनालाइज करना होगा, क्या आपके पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट अवेलेबल है, एज आई सेड अर्लियर कि फ्रेश बनाना है, डिजाइन क्या होगा, उसको बच्चे देखेंगे कैसे, डिजाइनेट कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, इंप्लीमेंट कैसे होगा, और फिर उसका फाइनल में इवैल्यूएशन की उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा। और अगर इम्पैक्ट के बाद भी आपको लगता है कि नहीं बहुत सारा फीडबैक है, तो गो बैक टू द एनालिसिस एंड डेवलपमेंट, जो भी आपको करना है अकॉर्डिंगली आप वो कर सकते हैं। बट प्लानिंग इज अ मस्ट पार्ट ऑफ एनी कंटेंट डेवलपमेंट। So now finally we are moving towards content development. फर्स्ट ऑडियो कंटेंट को आप कैसे बना सकते हैं,
इसमें क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम मोस्टली कोशिश हमारी होती है कि ओपन सोर्स हो। ओपन का अब आपको पता चल गया है, ओपन सोर्स हो कि आप उसको आराम से डाउनलोड कर पाएं। अगर मैं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बता जाऊं जिसको परचेज करने में आपको कुछ पैसे देने पड़े, तो डेफिनेटली काम वहीं पे रुक जाएगा। तो ये ओपनली अवेलेबल होते हैं। इसमें ऑडियो के लिए हम ऑडासिटी यूज करते हैं, और मैंने यहाँ यूआरएल लिख दिया है कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे ने बनाए हैं ऑलमोस्ट सब शेड्यूल्ड भाषाओं में। ऑडासिटी कैसे चलाना है आप हिंदी में भी जो है वो सीख सकते हैं, पंजाबी में भी सीख सकते हैं, तेलुगु, इंग्लिश, किसी में भी आप जो है वो सीख सकते हैं, और हम इसको यूज करते हैं। लेकिन हम हैंड्स ऑन भी एक दो के ऊपर करेंगे। इमेज प्रोसेसिंग के लिए, जैसे इमेज आपने कोई लेना है, डेफिनेटली आप कैमरे से फोटो खींच सकते हैं, मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं। उसको आपने चेंज करना है थोड़ा सा, और उसमें मतलब कुछ भी चेंजेस लानी है, तो जिम्प और इंकस्केप जो है वो हम यूज करते हैं। ये दोनों ओपनली अवेलेबल हैं, और इनके ट्यूटोरियल भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो अवेलेबल हैं। वीडियो बनाने के लिए हम ओपन शॉट यूज करते हैं, और ये भी ओपनली जो है वो अवेलेबल है। H5P इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन करने की भी कोशिश करेंगे। चाहे तो H5P आप यूज कर सकते हैं इंटरैक्टिव बनाने के लिए। जैसे आपका एक वीडियो है ना, वीडियो आप देखते हैं रोज, वीडियो इंटरैक्टिव नहीं होता, कह तो देते हैं हम कभी कभी बहुत इंटरैक्टिव वीडियो है, तो बेसिकली इंटरैक्टिव की परिभाषा ही अलग है। तो उस वीडियो को आप इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे? जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो चल रहा है, 10 मिनट का वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि 3 मिनट के बाद वो वीडियो रुक जाए और एक क्वेश्चन पॉप आउट हो जाए, और बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर दे एज पर दैट वीडियो, ठीक है, और वो क्लिक करे और वीडियो फिर आगे चला जाए, फिर कोई और एक्टिविटी आ जाए। दैट्स इंटरैक्टिव वीडियो, वो हम इसके ऊपर बना सकते हैं। देन इमर्सिव, ठीक है, तो इमर्सिव कंटेंट के लिए भी हम देखेंगे कि आप इमर्सिव कंटेंट, स्पेशली वीआर का कंटेंट जो है वो आप कैसे बना सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पे ही रोक रहा हूँ, लेकिन अब हम चलेंगे थोड़ा सा हैंड्स ऑन हम करेंगे। मैंने आपके लिए ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं। तो मैम ये स्लाइड को आप देख पा रहे हैं? रिस्पॉन्स? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम H5P पे थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बाद में थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग करें। H5P पे आपने जाना है, और इसने आपने अपना लॉगिन जो है वो बनाना है, जैसे आप फेसबुक पे बनाते हैं। तो लॉगिन के फिर आप उस पर लॉगिन करेंगे तो आपका ये वाला पेज जो खुल जाएगा, जैसे मेरा प्रोफाइल यहाँ पे खुल रहा है, और इसमें आप बहुत तरीके का कंटेंट आप बना सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कंटेंट जो है हम देख लेंगे कि कंटेंट कैसा दिखता है। तो एक इंटरैक्टिव वीडियो इसमें ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आप शायद सुन नहीं पाएंगे। वीडियो जो है वो लाइफ हिस्ट्री ऑफ श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर है, किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मेरा वीडियो नहीं है, यूट्यूब से लिया गया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी इंटरैक्टिविटी मैंने लगाई है, आप ये मार्कर देख रहे होंगे। जैसे ही वीडियो यहाँ पहुंचेगा ये अपने आप रुक जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन पॉप आउट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ कि हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वीडियो उस मार्कर पे पहुंचा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1, और वीडियो अपने आप स्टॉप हो गया। दैट्स इंटरैक्टिव वीडियो। अब आपको क्वेश्चन 1 पे क्लिक करना है और आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो कौन सी सेंचुरी में जो है वो हुआ था। अकॉर्डिंगली जो भी आंसर आपको आता है वो आप देंगे। तो आंसर ठीक है, आप कंटिन्यू करेंगे, वीडियो फिर चलना जो है वो शुरू हो जाएगा। So that's type of interactivity we can incorporate in this H5P portal. Okay. चलिए वापस वहाँ पे चलते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इसमें ऑलमोस्ट 17 टाइप का कंटेंट जो है ये बनाने के लिए देता है। तो वो कंटेंट जो है वो आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल पे पहुंचेंगे तो ट्राई आउट H5P पे आप जो है वो क्लिक करेंगे। तो ये पूछेगा कि किस टाइप का कंटेंट आप बनाना चाहते हैं। तो देखिए एक अभी भी कह रहा है कि 17 टाइप का कंटेंट आप बना सकते हैं, जिसमें इंटरैक्टिव वीडियो है,
कॉलम बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डिजिटल कार्ड्स बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, फिलिंग द ब्लैंक्स, गेस द आंसर, बहुत तरीके से इसमें है। तो फिलहाल हम एक ही पे काम करेंगे, इंटरैक्टिव वीडियो, एंड दिस इज जस्ट 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई मतलब इतना भी टेक से भी होने की जरूरत नहीं है, सिंपली कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अपने हिसाब से जो है वो कंटेंट बना सकता है। सो फर्स्ट स्टेप कि वीडियो को अपलोड करें, यहाँ पे क्लिक करें। 2 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, आइदर यू कैन अपलोड दैट वीडियो, ठीक है, जिसमें 16 MB का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट URL दे सकते हैं आप YouTube के वीडियो का। तो अभी मैं वही इसी का ही URL जो वो दे देता हूँ कॉपी करके, और मैं यहाँ पे इसका पेस्ट कर सकता हूँ और देन इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट हो गया। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सेकंड स्टेप पे जाना है, ऐड इंटरेक्शन। आप क्या इंटरेक्टिविटी जो है वो इसमें डालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो आपने देखा, ये कुतुब मीनार है, तो मैं चाहता हूँ कि जब बच्चा इस पॉइंट पे आए तो एक इंटरेक्टिविटी वहाँ पे आ जाए। किस टाइप की इंटरेक्टिविटी आप चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप चाहें तो लेवलिंग कर सकते हैं, टाइप करके कुछ उसको बता सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, दोबारा से हाइपरलिंक दे सकते हैं, इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मार्क द वर्ड्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्रॉस वर्ड्स, नेविगेशन हॉटस्पॉट, वो तो बहुत सारे इंटरेक्टिविटी अवेलेबल है। तो अभी हम जो है वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन पे ही क्लिक करेंगे। इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो इसका ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें डिस्प्ले टाइम है कि इस टाइम पे, क्योंकि मैंने मार्कर लगा रखा है, तो जब भी इस टाइम पे आएगा वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या उस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपका वीडियो स्टॉप हो जाए, जैसे मेरा हुआ था, क्या वीडियो चलता रहे, वो आपकी पैडागोजी है। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो स्टॉप हो जाए, नहीं तो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन होगा। तो अब मैंने क्लिक कर दिया, वीडियो अपने आप जो है वो पॉज हो जाएगा इतने पॉइंट पे जाके। लेवल आपको लिखना है, जो भी आप लेवल आप देना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए मैं लेवल 1 दे रहा हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। टाइटल उसका जो है वो आपको लिखना है कि ये तो हमें पता है, जो चीजें एस्टेटिक में होती है, मार्क लगा होता है, वो कंपल्सरी होती है, वो आपको करनी ही करनी होती है। अगर कहीं रह भी जाएंगी तो अच्छी बात होती है, वो दोबारा से याद दिला देगा, ये रह गया है, इसको फिल करिए। तो मैं अभी फिलहाल यही रहने दे रहा हूँ। और उसके बाद क्वेश्चन मेरा आ गया, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ वेयर इज कुतुब मीनार। आप अलग भाषाओं में भी लिख सकते हैं, ये एक्सेप्ट करता है। अब आंसर जो है, फर्स्ट अल्टरनेटिव द करेक्ट आंसर, तो आप पहला लिखेंगे वो आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ सिंगल चॉइस लिया। मल्टीपल चॉइस होता तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन होती, मैं उसको टिक कर सकता था कि ये वाला सही है, लेकिन मैंने सिर्फ सिंगल चॉइस जो है वो लिया है। तो इसमें डेफिनेटली मैं लिखूंगा न्यू दिल्ली। दूसरा मैं लिख देता हूँ हरियाणा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको कंफर्म करके बंद कर रहा हूँ। उसके बाद आप जो है इसको डन करेंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप पे आप लोग आ जाएंगे, कुछ भी जो समरी उसकी है वो आप लिखेंगे। तो चूज अ स्टेटमेंट, मैं फिलहाल इसको यही दे रहा हूँ। समरी में मैं यही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का किया। आप और भी इसमें ट्राई जो है वो कर सकते हैं कि किस किस टाइप इंटरेक्टिव टाइप का कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्कर है, कितने भी आप इंटरेक्टिव लगाएंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। और कभी टाइम मिले तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, BR का है, ठीक है। तो जैसे पॉइंट पे पहुंचा तो हमारा लेवल 1 का क्वेश्चन जो है वो आ गया, और इसने क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया है कि कुतुब मीनार कहाँ पे सिचुएटेड है।
न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। क्वेश्चन का आंसर सही है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो इंटरेक्टिव कंटेंट जो है वो आप बना सकते हैं। अभी दूसरा कंटेंट जो है वो मैं लेना चाहूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। हम चलेंगे वीआर के ऊपर, क्योंकि एकदम न्यू है और मैं आई एम क्वाइट श्योर कि मेरी इस प्रेजेंटेशन के बाद जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, ज्यादा नहीं तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो अपने बच्चों के साथ वो वीआर कंटेंट जो है उसको क्रिएट करेंगे, बिकॉज दैट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो वीआर कंटेंट बनाने के लिए अभी तक मैं तो वैसे मेरे पास तो कैमरास हैं, वीआर कैमरास हैं मेरे अपने पर्सनल हैं जिनको मैं यूज करता हूं, लेकिन मोबाइल से अगर आप बनाएंगे तो उसमें मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया, आई विल शेयर द लिंक आल्सो। आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, गूगल स्ट्रीट व्यू ऐप। मैप, गूगल मैप पे आप देखते होंगे वो 360 फोटोज, 360 टूर जो बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, वो इसी ऐप से बनते हैं। और यकीन मानिए आई हैव एक्सपेरिमेंटेड हंड्रेड्स ऑफ एप्स, अभी तक सिर्फ यही एक ऐप फ्रीली में अवेलेबल है जो हमें वीआर बनाने में हेल्प करती है। लेकिन इस ऐप को हम सिर्फ यूज करते हैं वो 360 पैनोरमा बनाने में, फिर उन 360 पैनोरमा को जोड़ के हम एक पूरा वर्चुअल टूर जो है वो बनाते हैं विद वॉइस ओवर। ठीक है, तो इस ऐप को आप अपने फोन में डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन है। इस ऐप को यूज करने के लिए 3 सेंसर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है आपका गायरो सेंसर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गायरो सेंसर जो है वो अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप जो है उसको नहीं कर पाएंगे। और गायरो आपको पता है कि वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसलिए फ़ोन बदलना होगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो जब आप इसको कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप सारी परमिशंस जो उसको दे देंगे, आप पहुंचेंगे यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि आपको कैमरे का बटन ऑन करना है, तो उस कैमरे को, मोबाइल को लेके आपने सीधा जो है वो खड़े हो जाना है। ठीक है, और जैसे ही आप उसको सीधा हो जाएंगे, वो ट्राई करेगा कि वो इसमें जो है इसको कैप्चर करे। ठीक है, और जैसे आप इसको कैप्चर करेंगे, हाँ, तो 4 डॉट जो है वो साइड पे आ जाएंगे। उसका मतलब आप किसी भी तरफ आपको मूव करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आप अपने पैर जो है वो हिला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और अगर आप इस स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो मतलब आपके फोन में वो सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं। अगर आप इस जगह नहीं पहुंचते हैं, वो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है या कोई कंपैटिबिलिटी का इशू है, तो मतलब आपके फोन में गायरो नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मूव करते जाएंगे, और जितने भी स्क्रीनशॉट आते जाएंगे क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको अलग अलग 2-3 सर्कल जो है वो करने होंगे, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करके आपको एक 360 पैनोरमा जो है वो देगा। तो दिस इज 360 जो किसी भी वर्चुअल टूर का जो है वो एक हिस्सा है। और ऐसे ही डिफरेंट पैनोरमा को यूज करके एक बहुत अच्छे तरीके से एक वीआर कंटेंट जो है वो रेडी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कुछ आप एनवायरनमेंट को कुछ दिखाना चाहते हैं, या आप म्यूजियम में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो है वो कंटेंट जो है वो आपको अवेलेबल होता है। ओके, सो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जितना भी मतलब कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा ट्राई आउट करिएगा, और कुछ ना कुछ कंटेंट जो है उसको बना के जो है वो आप शेयर कर सकते हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको करते हैं। जितना आप अच्छा करेंगे उतना एक्सपर्टीज जो है वो आपका अच्छे से जो है।
So I'm just compiling ई कंटेंट डेवलपमेंट में डेफिनेटली आपका जो ई कंटेंट है वही आपका यूएसपी है आपका। चाहे आप मूक में रन करें, जहां आप बच्चों को दें या आप कहीं करें, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतना ही अच्छा आपके जो बाकी मतलब कोर्स आप रन करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको कॉपीराइट का आपको ध्यान रखना है। और उसमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो इंटरनेट पे एज ओ OER अवेलेबल है। आप OER को देखें, उसको डाउनलोड करें और एक अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोग हैं वो बनाएं। So now we will take some questions. Thank you so much, sir. And in-depth information, and I don't think just one session is enough to understand, developing e-content. एक session पूरा नहीं होगा, like we'll join again. But we have lot many questions coming up, and I've clubbed them up. So the first question is like, are the faculty from aided colleges allowed to be a part of content development? Yes, definitely. Anybody, if you go to the SWAYAM guidelines in 2007, in fact, अभी नई guideline आने वाली है, maybe in the month or so, they clearly saying find out the best talent. Okay. तो कोई I think Yogesh sir हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ guidelines ये हैं कि minimum 10 years का experience उसमें लिखा गया है, but still it's all depends upon the course coordinator। जो course coordinate कर रहा है उसके ऊपर depend है कि वो किसको involve करना चाहते हैं। एंड जब हम बेस्ट टैलेंट की बात करते हैं तो एवरीवन इज बेस्ट, बट गूगल डिडंट से हु इज द बेस्ट। ठीक है, तो मेरी ये फैकल्टी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो है वो इंटरनेट पे लेके आए, अपना प्रोफाइल बनाएं, अपना ब्लॉग बनाएं, अपना लाइव कुछ भी वहां पे उसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हाँ यू आर द बेस्ट। Okay. Another question comes in. They say, you said like we can publish on the web, and I get a license according to my publication. So can I use it for CAS, the Career Advancement Scheme? Yogesh sir has also joined us, so आप दोनों में से कोई भी question ले सकते हैं ये वाला। So when I publish on the web and get the license, can I use it for CAS? See, ये लाइसेंस चाहे आपका कंटेंट लाइसेंस में है या नहीं है वो एक अलग इशू है, और कैश का एक अलग इशू है। ठीक, कैश के लिए आपको चाहिए कि पॉइंट सिस्टम, और पॉइंट जो है वो यूजीसी ने आपको क्लैरिफाई करके रखे हैं। ठीक, अगर जर्नल बात है, जर्नल में आपको कंटेंट छपेगा या आपका कहीं पे भी है, अगर आपका कंटेंट जो है वो प्रॉपर रिव्यूड नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है, तो डेफिनेटली उसका कोई पॉइंट वहाँ पे नहीं रखा गया है। अब मान लीजिए ई कंटेंट का वो जो कॉलम है यूजीसी का, लेकिन ई कंटेंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है ई कंटेंट जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन जो है मांगते हैं कैश के लिए। अगर आपने हमारे लिए कंटेंट लिखा है तो आई विल सर्टिफाई दैट यू हैव रिटन दिस नंबर ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, तो Okay. बात है। Yes, sir. Okay, so